हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप प्रोग्रामिंग मतलब कुछ भी नहीं जानते हो और आप प्रोग्रामिंग में करियर बनाना चाहते हो। कोई कैरियर आप ऑप्ट कर रहे हो जिसमें प्रोग्रामिंग का यूज आता है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा प्रोग्रामिंग इसमें यूज आता है और किस कैरियर के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग यूज आती है। इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ बात करेंगे, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आपको मतलब प्रोग्रामिंग का एबीसीडी भी नहीं पता और आप चाहते हो कोई लैंग्वेज सीखना मतलब आप चाहते हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट लैंग्वेज आप क्या चूज करोगे, ये हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सारी है, बहुत सारी लैंग्वेज है। देखो, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड जो है ये एक समुद्र की तरह है। मतलब यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेज है कि आप मतलब सीखने बैठ जाओगे तो आपको 3-4 जन्म तो लग ही जाएगा सीखने के लिए। ठीक है ना। तो आप कोई 2-3 लैंग्वेज चूज करो, ठीक है ना, उसे पूरी तरह से मास्टर करो। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज आपको क्या सीखनी चाहिए। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो फर्स्ट लैंग्वेज, वो सी रिकमेंड आपको करूँगा। लेकिन मेरा जो कहानी है, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन सीखी थी। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सी सीखो। ठीक है ना, क्योंकि सी जो लैंग्वेज है ये, इसे मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ग्राउंड से मतलब काम करता है, एकदम सीपीयू के पास से ये कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, मतलब हर चीज़ गुजर के तब जाकर तब आपको कोड का आउटपुट दिखाता है। ठीक है ना। और जो सी लैंग्वेज है ये मतलब जो लैंग्वेज है ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। ठीक है ना, पाइथन वगैरह ये सब, क्योंकि ये इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज करती है पाइथन वगैरह, तो ये सब उतना फास्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सी बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए आप सीख सकते हो। और सी अगर आप सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग होता क्या है। मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में, अगर आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या होता है उसे जानना है ना, तो आप सी सीखो। ठीक है ना, सी एकदम लो लेवल पे काम करता है, एकदम ग्राउंड लेवल पे काम होता है, जमीन से जुड़ा हुआ है एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है ना, सी लैंग्वेज। और तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सी लैंग्वेज जो है ये, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप मतलब उतना पैसिनेट नहीं हो प्रोग्रामिंग को लेकर, चाहे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आप छोड़ दोगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अगर आपको सी, और मतलब मैं यहाँ पे रिकमेंड आपको 2 करूँगा, सी या पाइथन। ठीक है ना, अगर आपको सी थोड़ा सा बोरिंग लगता है शुरू में तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप पाइथन सीखते हो तो अच्छा प्रोग्रामर आप नहीं बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन मतलब शुरू में सीखते हो तो अच्छा प्रोग्राम नहीं बनते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, पाइथन तो बेस्ट लैंग्वेज है, ऐसा पॉपुलर बहुत सारा है, बहुत मतलब लैंग्वेज है ये पाइथन। पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको मतलब पूरा एकदम बेसिक से जानना है प्रोग्रामिंग क्या होता है तो सी से आप स्टार्ट करो। लेकिन सी थोड़ा सा सिंटेक्स इसका मुश्किल होता है और थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अच्छा आपको लगेगा अगर आप पढ़ोगे तो, अगर आप पैसिनेट हो तो। मतलब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर आपको शुरू में लैंग्वेज सीखना है तो सी करो, या सी सीखो या तो पाइथन सीखो। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो आप शुरू में, मतलब बिगिनर लेवल पे आपको सीखने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात हो गया कि सी या पाइथन में आप दोनों में कोई चीज़ कर लें। देखो, पाइथन है तो पाइथन क्या लैंग्वेज है? पाइथन है कि मतलब आपको ज़्यादा चीज़ कम लाइन्स ऑफ कोड में कर सकते हो। सी में क्या है कि आप ज़्यादा मतलब कम चीज़ें ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड में लिखोगे, मतलब छोटी सी चीज़ करने के लिए भी ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड इसमें लिखना पड़ता है सी में। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में पहले से ही बिल्ट इन इतना सारा मेथड्स और इतना सारा मतलब तरीका है कि आप मतलब एक चीज़ को 10 तरीके से कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, और छोटी सी छोटी कोड में मतलब बड़ा सा चीज़ कर सकते हो। ठीक है ना, पाइथन को। लेकिन वही चीज़ है कि सी बहुत फास्ट लैंग्वेज है। मतलब इसमें जो सी में जो है ना, सी एक्चुअली यूज किया जाता है मतलब मशीन के पर्पस से। देखो, जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, प्रिंटर आपने देखा होगा, तो उसमें जो कमांड होता है कि इसके बाद ये प्रिंट करके निकालेगा पेज, ऐसा कुछ, वो सब कमांड सी में लिखा जाता है, क्योंकि ये सब बहुत ही फास्ट होता है। इसलिए जो भी चीज़ें सी में बनती है वो बहुत ही फास्ट होती है। सी में एसक्यूएल, जो माई एसक्यूएल है जो है वो सी में बना हुआ, तो माई एसक्यूएल जो डाटाबेस बहुत ही फास्ट काम करती है। ठीक है ना, तो वो सी में बनी हुई है, तो सी में जो भी चीज़ बनती है वो फास्ट ही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो आप। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो पाइथन से स्टार्ट करो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गया। और पीएचपी, जावा वगैरह ये सब आप बाद में सीखना अगर आपको सीखना है तो। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के चक्कर में मत पड़ो, कोई 1-2 लैंग्वेज उठाओ, उसे पूरी तरह से अच्छे से मास्टर करो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो उसमें एक चीज़ तो एकदम जरूरी होता है, उससे रिलेटेड डाटाबेस। ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उससे रिलेटेड डाटाबेस जरूर सीखो।
ठीक है। जैसे पाइथन हो गया, तो पाइथन में डाटाबेस क्या है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, मैंगो डीबी है, और भी है बहुत सारे, लेकिन ये सारे पॉपुलर है तो मैंने बता दिया यहाँ पे। मैंने सीखा हुआ है तो मैं इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बारे में, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथन में चाहे पाइथन चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो तो उससे रिलेटेड डाटाबेस जरूर सीखो। उसके बाद अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ और अच्छा लगता है सीखने का, तो आप उस पर मतलब वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि उसमें आप आगे सीखना चाहते हो या नहीं। लेकिन कोई भी लैंग्वेज सीखो तो मेरा रिकमेंडेशन ये मानो कि आप उससे रिलेटेड डाटाबेस जरूर सीखो, ठीक है ना। केवल लैंग्वेज सीखने से कुछ नहीं होता है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप उसमें, ठीक है ना। तो कोई भी लैंग्वेज सीखो और उससे रिलेटेड डाटाबेस जरूर सीखो, और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी लैंग्वेज सीखो उससे रिलेटेड डाटाबेस जरूर सीखो, ठीक है ना, क्योंकि केवल लैंग्वेज सीखने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। 1-2 लैंग्वेज उठाओ, उसे अच्छा से मास्टर करो। अब बात करते हैं हम लोग कैरियर के बारे में, कौन सी कैरियर से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज हमारे पास है और यूजफुल होगी उस कैरियर को सीखने मतलब आगे मतलब पढ़ने में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ गया है गेमिंग करियर, ठीक है ना। आप अगर गेमिंग में आप करियर बनाना चाहते हो तो कौन सी लैंग्वेज आपको यूजफुल आएगी और कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी है आपको अगर गेमिंग करियर आगे मतलब पढ़ना है, तो गेमिंग करियर में अच्छा करना है। तो मतलब अच्छा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जॉब करना है इससे रिलेटेड, या कोई आपको गेम बनाना है जो दूसरे कोई भी खेले, अपने लिए केवल गेम नहीं, मतलब फन के लिए गेम आप नहीं बनाओ, मतलब एकदम प्रोडक्शन लेवल पे कमर्शियल गेम्स अगर बनाना चाहते हो तो उसमें आप कौन सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो या कौन सी लैंग्वेज उसके लिए हेल्पफुल है। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे पाइथन जो है वो गेमिंग के लिए नहीं है पहली चीज़, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ लाइब्रेरी है जो गेम्स बनाने में हेल्प करती है, जैसे हो गया पाई गेम और अर्सिना, ठीक है ना। अर्सिना 3D गेम्स के लिए यूज होता है, पाई गेम 2D गेम्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। पाई गेम और अर्सिना के बारे में मैं जानता हूँ तो मैंने बता दिया। पाइथन में और भी लाइब्रेरी है जो गेमिंग के लिए शायद हेल्प आती है, पता नहीं उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये दोनों के बारे में मैंने पढ़ा है तो मैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो इसमें मतलब आपको गेमिंग करियर में जाना है ना, मतलब पूरा अच्छा खासा गेमर आपको गेम डेवलपर आपको बनना है, तो आप पाइथन से रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि जो पाइथन में आप सीखो, ठीक है ना। पाइथन गेमिंग के लिए नहीं है, ठीक है ना। फन के लिए आप गेम बना सकते हो, ऐसे मस्ती के लिए अपने लिए गेम बना सकते हो, उसे लंच नहीं कर सकते हो एकदम, मतलब प्रोडक्शन लेवल पे आप काम नहीं कर सकते हो इससे पाइथन में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल चीज़ होगा। अगर आप करना चाहते हो घिस घिस के तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कंफर्टेबल जोन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ बनाना चाहते हो, अपना मतलब अच्छे मस्ती के लिए सीखना चाहते हो, तो आप अर्सिना और पाई गेम सीख लेना। लेकिन देखो पाई गेम एक तरह से अच्छा भी है। देखो कोई भी लैंग्वेज का अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानना है, जैसे पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सपोर्ट करता है, ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट करता है ये, तो मतलब पाइथन बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं उसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें आप अगर आप किसी भी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो वहाँ पे आप उससे रिलेटेड गेमिंग सीखो, ठीक है ना। गेमिंग में जो होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज होता है, और वहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत अच्छा से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पाइथन सीखते हो तो पाई गेम जरूर सीखो, ठीक है ना। अर्सिना हटाओ, पाई गेम जरूर सीखना, क्योंकि पाई गेम में जो आप क्लास बेस्ड कोई भी गेम्स बनाते हो तो उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करोगे और आप अच्छा खासा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख लोगे, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतना समझ में आता नहीं है। लेकिन रियलिटी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है वो गेमिंग से ही सीखा जाता है, ठीक है ना। गेम्स बनाओ, उसमें आप अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हो किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पाई गेम बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग C#, में, ठीक है ना। तो देखो अगर प्रोग्रामिंग में गेमिंग में आपको करियर बनाना है, प्रोडक्शन लेवल पे आप अगर काम करना है, उससे पैसा कमाना है या उससे रिलेटेड कोई जॉब करना है, तो ये 2 चीज़ें हैं, यूनिटी और अनरियल इंजन, ठीक है ना। तो यूनिटी जो लैंग्वेज का यूज करती है वो C# लैंग्वेज का यूज करती है, ठीक है ना। यूनिटी अगर आपको यूनिटी में काम करना है, यूनिटी में जितने भी प्ले स्टोर पे अधिकतर जो गेम्स होंगे वो यूनिटी में ही बने होंगे, ठीक है ना। तो आप यूनिटी सीख सकते हो गेमिंग्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है अनरियल इंजन बहुत ही पावरफुल, मतलब लाइब्रेरी नहीं बोल सकते, मतलब सॉफ्टवेयर है जो गेम्स बनाने के लिए यूज आता है, ठीक है ना। अनरियल इंजन में आप ग्राफिक्स भी बनाते हो, जो मूवीज होती है, जो फिल्म्स होते हैं, जो बनते हैं, ठीक है ना, उसमें जो ग्राफिक्स का अगर कहीं किसी सीन में ऐड करना हो तो अनरियल इंजन का उसमें भी यूज होता है। तो आप इसी से पता लगा सकते हो कि अनरियल इंजन कितना पावरफुल है, ठीक है ना। तो
उसके लिए आप यूज कर सकते हो ग्राफिक्स के लिए, या आपको अगर क्या बोलते हैं गेम्स अगर पावरफुल 3D गेम्स बनाना है तो आप अनरियल इंजन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिटी पे हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट आपका मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है गेमिंग के लिए तो यूनिटी सीखो, उसके बाद अनरियल सीखो। देखो यूनिटी जो है ये आसान है, आप बिगिनर में आप अच्छा से कैच कर पाओगे इसे, और इसके लिए आपको C# लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है ना, यूनिटी के लिए। तो आप फर्स्ट यूनिटी सीखो, उसके बाद अनरियल इंजन सीखना, ठीक है। यूनिटी में भी आप 3D गेम्स वगैरह बना सकते हो एकदम, मतलब उतना पावरफुल आप नहीं बना सकते यूनिटी में, ठीक है, उतना फीचर्स नहीं है या उतना कंफर्ट जोन से आप नहीं बना सकते हो। और अनरियल इंजन जो है ना ये स्पेशली 3D गेम्स के लिए बना है, इसमें भी आप 2D गेम बना सकते हो लेकिन उतना अच्छा 2D गेम्स इसमें अनरियल इंजन में आप नहीं बना सकते हो। 2D गेम्स के लिए है यूनिटी एकदम बेस्ट है, यूनिटी 2D गेम्स के लिए बेस्ट है, अनरियल इंजन 3D गेम्स के लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है ना, एकदम पावरफुल 3D गेम्स आप इसमें अनरियल इंजन में बना सकते हो। उसके लिए आपको C++ लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अनरियल इंजन में 2 कंसेप्ट यूज होता है, अगर आपको लॉजिक इसका लिखना है अनरियल इंजन में गेम का तो 2 चीज़ का यूज होता है, फर्स्ट होता है ब्लूप्रिंट और सेकंड होता है C++। जो ब्लूप्रिंट है ना वो एक तरह से कनेक्टिंग टाइप का होता है, मतलब आपको यहाँ पे वर्बल में नहीं समझा, ओरल में आपको नहीं समझा सकता बोल के ऐसे ही कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, लेकिन उसमें भी जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट का जो इंटरनल जो वर्क होता है वो C++ में ही होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसे दिखता नहीं है, आप सिंपली आप डॉट वहाँ पे कनेक्टिंग वायर टाइप का होता है, ठीक है ना, वहाँ पे आप ऐसे करके आप किसी भी गेम का लॉजिक लिख सकते हो अनरियल इंजन में, ठीक है, लेकिन वो इंटरनली जो कोड यूज करता है वो C++ का ही यूज करता है। तो आपको अच्छा खासा अगर गेम डेवलपर बनना है अनरियल इंजन में तो आप C++ और ब्लूप्रिंट दोनों ही सीखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे फाइनल मैं कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपको गेमिंग में करियर बनाना है तो आप यूनिटी फर्स्ट सीखो, उसके बाद अनरियल सीखना। अनरियल इंजन के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर भी आपको पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो लैग हो जाता है। मतलब 8 GB रैम पे ये अगर आप गेम बनाते हो तो लैग हो जाएगा। 16 GB 32 GB रैम चाहिए लगभग अनरियल इंजन में, ठीक है ना, अच्छा खासा कंप्यूटर चाहिए आपको, तो आप अनरियल इंजन का यूज कर सकते हैं। यूनिटी तो चलो यूज हो जाता है, मतलब 8 GB रैम पे तो ये हो जाता है, लेकिन इसमें यूनिटी में भी अगर आप बड़ा गेम बनाओगे तो वहाँ पे लैग होने लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिटी में मेरा क्योंकि लैपटॉप है 8 GB है तो मैं यूनिटी में गेम बनाया हूँ, तो उसमें अगर जैसे ही मैं बड़ा कोई गेम बनाता हूँ थोड़ा सा और फंक्शनलिटी उसमें ऐड करना शुरू करता हूँ तो लैग होने लगता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ ये चीज़। अनरियल है थोड़ा सा हेवी लगता है, मेरे कंप्यूटर में तो चलता ही नहीं अनरियल, मैंने यूज किया हुआ है तो अनरियल एकदम लैग करता है। तो मेरे पास एक और कंप्यूटर है उसमें मैं यूज करता हूँ, थोड़ा सा पावरफुल है तो अनरियल उसमें यूज आ जाता है, ठीक है। एक और है जावा भी गेमिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है, जावा मोबाइल गेम्स के लिए, जो भी एंड्रॉयड गेम्स जो होते हैं वो जावा में अधिकतर बनते हैं, लेकिन यूनिटी और अनरियल इंजन इज द बेस्ट है फॉर द गेमिंग, ठीक है ना, ये बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जावा का भी यूज होता है मोबाइल गेम्स में। जावा के बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं, मतलब गेमिंग पर्पस के लिए मैं जावा को ज़्यादा जानता नहीं, लैंग्वेज तो मैं जानता हूँ जावा को, ठीक है ना, लेकिन गेमिंग पर्पस के लिए मैंने जावा में कभी काम नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे मैं काम किया हुआ मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, लेकिन इसमें गेम्स मैं कभी बनाया नहीं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मतलब जावा में अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ से आप जान जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो मतलब फाइनल जो चीज़ है मैं बता देता हूँ यहाँ पे अनरियल और यूनिटी, ठीक है ना, ये चीज़ सीख लेना आप गेमिंग करियर अगर आपको बनाना है तो। फर्स्ट यूनिटी सीखना, सेकंड अनरियल सीखना, ठीक है ना। फर्स्ट आप यूनिटी सीखना, एकदम जंप मत कर जाना अनरियल पे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अब बात करते हैं थर्ड जो हमारा करियर है, थर्ड है हमारा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट है पाइथन, इसके अलावा आप सोचना भी कोई लैंग्वेज नहीं, ठीक है ना। आर लैंग्वेज है ऐसा नहीं है, लेकिन पाइथन अभी ज़्यादा पॉपुलर है मशीन लर्निंग के लिए और बेस्ट है। मतलब मशीन लर्निंग आपको सीखना है तो पाइथन इज द बेस्ट। अगर आप बिगनर हो तो मशीन लर्निंग में एकदम कूदना मत, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा आपको। मशीन लर्निंग में थोड़ा सा मैथमेटिक्स का, थोड़ा सा क्या बहुत मैथमेटिक्स का यूज होता है, ठीक है ना, वो भी हाई लेवल मैथमेटिक्स का यूज होता है। अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, अगर आपको उतना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो मशीन लर्निंग थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। देखो रियलिटी जो है ना, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम यूज आता है ये, मतलब प्रोग्रामिंग आप सीखते हो तो उसमें मैथमेटिक्स का यूज आता ही है, ठीक है ना। भले मतलब मैंने बहुत लोगों से ऐसे सुना हुआ है कि अगर आपको अच्छा खासा मैथ नहीं भी आता है तो आप सीख सकते हो, अच्छा खासा कर सकते हो प्रोग्रामिंग, लेकिन देखो कर सकते हो लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। रियलिटी है कि आपको मैथ्स आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी प्रोग्रामिंग आप सीखते हो अच्छा खासा उसमें करना चाहते हो तो आपको मैथ्स आना चाहिए। तो मशीन लर्निंग में तो एकदम मस्ट है मैथ आपको आना ही चाहिए, मशीन लर्निंग में अच्छा खासा मैथ आना चाहिए,
ठीक है ना। तो तभी आप अच्छा खासा इसमें कुछ करियर बना सकते हो मशीन लर्निंग में, ठीक है ना। मशीन लर्निंग का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो रोबोटिक्स में होता है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बहुत सारे डाटा को वेरीफाई किया जाता है और उस डाटा को वेरीफाई करके एक फाइनल प्रोडक्ट निकाला जाता है, ठीक है ना, और वही फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि डाटा को देखा जाता है, मतलब बहुत सारे डाटा को एग्जामिन किया जाता है और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वही हमारे पास ये मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो रोबोटिक्स में यूज होता है मशीन लर्निंग का। अगर किसी भी चीज़ का टेस्ट आपको जानना है, जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जो भी वीडियो रिकमेंडेशंस जो आता है, मतलब आप कोई भी वीडियो देखते हो और उससे रिकमेंडेड ही आपके पास वीडियो आता है, अगर आपका अकाउंट साइन इन है तो वो मशीन लर्निंग की हेल्प से ही आता है। आप कोई भी जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो जैसे और आप उस चीज़ को नहीं खरीदते हो, ठीक है ना, या खरीदते हो, तो आप देखो दूसरे भी वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे भी वही एड्स आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पे भी आपको मशीन लर्निंग का यूज होता है। आपका मतलब एक तरह से माइंड सेट समझता है मशीन लर्निंग, एक आपका मतलब क्या बोले, आपका एक्टिविटीज देखता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। उसी एक्टिविटीज पे वो फाइनल प्रोडक्ट निकालता है कि आप एक्चुअली में आप मतलब करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। आप मतलब हर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आप क्या वीडियो देखते हो, हर चीज़ को ये एग्जामिन करेगा, आपका हर एक डाटा लेगा कि यूट्यूब पे आप क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हो, उसी से रिलेटेड आपको वो चीज़ आपको दिखाएगा, तो उसमें मशीन लर्निंग का यूज आता है, ठीक है। तो पाइथन में आप मशीन लर्निंग मतलब पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है ना। इसके अलावा सोचना भी नहीं आप, और उसके अलावा अगर दूसरा कोई लैंग्वेज आता है तो देखेंगे, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग के लिए पाइथन आप सीखो एकदम बेस्ट है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज है, ये सारे लाइब्रेरीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो नमपाई है, नमपाई फर्स्ट सीखना, सेकंड पांडा सीखना, उसके बाद मैटप्लॉटलिब सीखना, और ऐसे आप मतलब पूरी लाइब्रेरी सीख लेना मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप बिगिनर हो एकदम तो आप अभी इस पर मत जाना, आप पहले लैंग्वेज पे कमांड करो, उसके बाद आप मशीन लर्निंग पे जाना, ठीक है। और बात करते हैं हैकिंग। अगर हैकिंग आपको करना है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज होता है हैकिंग के लिए, तो मतलब आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ये सारे लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मतलब एक समय पे सारे लैंग्वेज तो यूज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ मतलब आपको सारी लैंग्वेज आना चाहिए हैकिंग के लिए, ठीक है ना। आप मतलब यहाँ पे देखो पाइथन ज़्यादा यूज होता है हैकिंग के लिए, क्योंकि पाइथन जो होता है इसका सिंटेक्स आसान होता है और छोटा सा कोड, क्योंकि सारा चीज़ इसमें बिल्ट इन होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें बिल्ट इन पहले से ही बना दी गई है, आप केवल यूज कर लेना है आपको पाइथन। इसलिए पाइथन हैकिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें आसानी से टूल्स बन जाता है हैकिंग के लिए, ठीक है ना। पाइथन में जावास्क्रिप्ट आप अगर वेब में हैकिंग करना चाहते हैं ब्राउजर वगैरह में, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे यूज होता है। सी का यूज होता है, सी देखो सी जो है होता है ये मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल पे है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया सी के बारे में कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो मतलब हैकिंग अगर टूल्स इसमें भी लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर एकदम घुसकर हैकिंग करना है, अंदर एकदम इंटरनल हैकिंग करनी है आपको, तो वहाँ पे सी का यूज आता है, क्योंकि सी एकदम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एकदम एक एक चीज़ मतलब सीपीयू से एकदम गुजर के ये कोड एग्जीक्यूट करती है, इसलिए आपको इंटरनल हैकिंग के लिए ये होता है, सिस्टम हैकिंग आप बोल सकते हो एक तरह से। पीएचपी है, पीएचपी देखो आप अभी जो 90% वेबसाइट देखते हो ना, 90% तो नहीं बोल सकता मैं, 85% लगभग जो वेबसाइट है वहाँ पे पीएचपी यूज करती है, ठीक है ना। वो वेबसाइट पीएचपी यूज करती है, इसलिए जो अगर आपको वेबसाइट वगैरह हैकिंग करनी है तो पीएचपी के आपको यूज जरूर आएगा, क्योंकि वो कोड ही पीएचपी में लिखा गया है। तो आपको हैकिंग करना है तो कोड को तो समझना ही होगा, तो आपको पीएचपी आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए पीएचपी का यहाँ पे यूज होता है मतलब हैकिंग के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 90 क्या मतलब 85% जो वेबसाइट है वो पीएचपी में बनी हुई है, इसलिए पीएचपी आपको सीखना चाहिए। पीएचपी मतलब मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना हुआ है कि पीएचपी डेड हो गई, मतलब पीएचपी अब लोग यूज नहीं करता, चाहे पीएचपी का मतलब अब डिमांड नहीं रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। 85% वेबसाइट पीएचपी बनी हुई है, तो आपको अगर वेबसाइट को रियली समझना है तो आपको पीएचपी आना चाहिए, ठीक है ना। एसक्यूएल हो गया, ये डाटाबेस मतलब हैकिंग आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर डाटाबेस में लूप होल आपको ढूंढना है तो है एसक्यूएल का यूज होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन शायद पता नहीं, मैंने हैकिंग उतना जाना मतलब मैंने पढ़ा नहीं है हैकिंग के बारे में उतना, ठीक है। मतलब मैं भी प्रोग्रामिंग में जब आया था तो हैकिंग सोच के ही आया था मैं हैकिंग सीखूंगा, लेकिन हैकिंग उतना आसान नहीं है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, देखो हैकिंग में होता है ना बहुत थ्योरेटिकल चीज़ होता है। मैंने मतलब लोग बोलते हैं कि हैकिंग जाओ, मतलब बच्चे बोलते हैं कि हैकिंग सीखना है और इंस्टाग्राम हैक करना है, व्हाट्सअप हैक करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, होता है वो भी, लेकिन वो बहुत ही आगे की चीज़ है। पहले तो ये तो सीख लो, मतलब यहीं सीखने में आपको बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है ना, तो बाद में आप हैकिंग करोगे।
मतलब इंस्टाग्राम वगैरह हैकिंग मतलब जस्ट हैकिंग में बच्चों के दिमाग में यही आता है बस कि इंस्टाग्राम हैक कर लो और किसी का अकाउंट हैक कर लो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। वो हैकिंग होती है लेकिन वो थोड़ा सा आगे का स्टेज हो गया। पहले आप मतलब इसको सीखने में ही बहुत समय लग जाएगा। थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत सारी होती है हैकिंग में, क्योंकि हैकिंग में आपको एक एक चीज़ सिस्टम का पार्ट पुर्जा आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज़, कोई भी वेबसाइट अगर हैकिंग करते हो तो उसका एक एक कोड आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये कोड लिखा गया इस वेबसाइट को, तब आप उसको अंदर जाके हैकिंग कर सकते हो। ठीक है ना, हैकिंग के लिए एक एक चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप ये सब लैंग्वेज यूज कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। देखो हैकिंग आप अगर सीखते हो तो फर्स्ट चीज़ आप नेटवर्किंग ही सीखो। ठीक है, नेटवर्किंग, कंप्यूटर कैसे नेटवर्क होता है, एक आईपी एड्रेस, ये सब चीज़ के बारे में पहले जानो, उसके बाद आप हैकिंग मतलब ये सारे लैंग्वेज सीखने में पढ़ना। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज मतलब बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। मुझे लगा था शायद फर्स्ट लैंग्वेज शायद जो दुनिया में आई थी असेंबली नहीं थी, मतलब पता नहीं मुझे उतना, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है ये मतलब सी से भी रूट लेवल पे काम करता है असेंबली। ठीक है ना, एकदम सिस्टम अगर हैकिंग करनी है तो असेंबली का यूज होता है। ठीक है ना, सी प्लस प्लस हो गया, ये फास्ट लैंग्वेज है, सी का मतलब बड़ा भाई है सी प्लस प्लस, एक तरह से सी के बाद सी प्लस प्लस। ठीक है ना, इसी से मतलब रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है, मतलब बड़ा भाई एक तरह से बोल सकते हैं सी प्लस प्लस। रूबी है, रूबी भी हैकिंग के लिए यूज होता है। रूबी में हैकिंग का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, चाहे कोई टूल्स वगैरह बनाया जाता है रूबी में। ठीक है ना, तो हैकिंग के लिए ये सारी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो गूगल पे आप सर्च करना, मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट। देखो डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग दोनों रिलेटेड ही चीज़ है। ठीक है ना, डाटा साइंटिस्ट में क्या होता है, डाटा को हैंडल करना रहता है और डाटा पे काम किया जाता है। तो उसमें पाइथन इज द बेस्ट, फिर इसके लिए भी पाइथन बेस्ट है। ठीक है ना, मशीन लर्निंग, डाटा साइंटिस्ट, ये दोनों रिलेटेड चीज़ है और इसके लिए पाइथन बेस्ट है। मतलब पाइथन ही आप सीखो, आर भी है ऐसा नहीं है, लेकिन पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग के लिए, तो आप मतलब ये सीखो पाइथन। और उससे रिलेटेड देखो यहाँ पे जो मैंने मशीन लर्निंग में जो मॉड्यूल्स बताए थे, यहाँ पे भी वही लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स आप बोल सकते हो है यहाँ पे। ठीक है ना, तो डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग ये दोनों रिलेटेड चीज़ है और इसमें पाइथन बेस्ट है, तो आप ये चीज़ सीख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्राफिक्स। देखो ग्राफिक्स के लिए तो कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो जैसे एडोब कंपनी का बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आता है जो ग्राफिक्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया अनरियल इंजन जो गेमिंग के लिए मैंने बताया था, उसमें भी ग्राफिक्स बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गेमिंग के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, ग्राफिक्स के लिए नहीं है। लेकिन उसमें जो मूवीज़ वगैरह होता है, फिल्म्स वगैरह, उसमें ग्राफिक्स बनाने के लिए अनरियल इंजन का यूज होता है। और उसमें और भी मतलब बहुत सारे फीचर्स अभी नए नए आ रहे हैं और मतलब गजब पावरफुल है ये थी अनरियल इंजन। ठीक है, तो ग्राफिक्स के लिए आप मतलब स्पेशल जो सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है ना, एडोब कंपनी का है, चाहे बहुत सारी कंपनी का जो स्पेशल ग्राफिक्स के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो चीज़ आप सीखो। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पाइथन में टर्टल है, टर्टल में आप ग्राफिक्स कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में p5.js है। मैं ये दोनों पढ़ा हूँ तो मैं इसके बारे में जानता हूँ। और भी लैंग्वेज में जो मतलब ग्राफिक्स के लिए कोई लाइब्रेरी या पैकेज होगा तो उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, ये दो के बारे में मैं जानता हूँ, तो मैं आपको बता दिया। टर्टल है पाइथन के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए p5.js मतलब अच्छा खासा आप ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में p5.js लाइब्रेरी का यूज करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट, जो मोस्ट मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोग मतलब अधिकतर लोग यही करियर ऑप्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में एक चीज़ आप मतलब जान लो, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट करना है तो 3 चीज़ आपको आनी ही चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ आपको सीखनी है वो HTML है, सेकेंड जो चीज़ है CSS है, थर्ड जो चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है ना, 3 चीज़ आनी ही चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट में। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो 3 चीज़ पहले सीखो। फर्स्ट है HTML, सेकेंड CSS, थर्ड है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज़ सीखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर पाइथन में आपको वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, तो पाइथन में पहले बात तो वेब डेवलपमेंट करना है तो 3 चीज़ तो आनी चाहिए। मैंने एक चीज़ यहाँ पे बता दी आपको कि किसी भी लैंग्वेज में आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। उसके बाद ही किसी मतलब लैंग्वेज में आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में सोचना। ठीक है ना, तो पाइथन में अगर आपको सीखनी है तो जैंगो हो गया, फ्लैश हो गया, बोतल हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको 2 रिकमेंड करूँगा, जैंगो और फ्लैश। इसमें भी आप अगर आप
आपके पास समय नहीं है तो केवल एक ही सीख लो, ठीक है ना। देखो Django जो है ये थोड़ा सा हेवी वेब एप्लीकेशन, मतलब एकदम कंप्लीट वेब एप्लीकेशन कितना भी हेवी आपको बनाना है तो Django का यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फीचर्स होता है Django में, ठीक है ना। फ्लैक्स हो गया थोड़ा सा लाइट वेट, अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है छोटा मोटा तो आप बना सकते हो। देखो अच्छा खासा एप्लीकेशन फ्लैक्स में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन बनाना ही है तो आप Django में बनाओ। Django में ज़्यादा फीचर है और अच्छे से कंफर्ट जोन में आप बना सकते हो Django में अच्छा खासा एप्लीकेशन, ठीक है। तो फ्लैश और Django दोनों बहुत ही अच्छा मतलब फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है पाइथन में तो, ठीक है ना। मैं रिकमेंड करूँगा आप दोनों सीखो, ठीक है ना। Django फ्लैश दोनों सीखो, दोनों बेस्ट है, ठीक है ना। बोतल मत सीखो, यहाँ पे बोतल भी यूज होता है पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बोतल भी यूज होता है शायद, ठीक है ना। तो Django या फ्लास्क है ये मैं पढ़ा हूँ तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, ठीक है ना। Django बहुत अच्छा मतलब इसमें फीचर्स है Django में, ठीक है ना। अच्छा खासा मतलब कितना भी पावरफुल वेब एप्लीकेशन आप Django में बना सकते हो। और फ्लैश लाइट वेट एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है ना। अच्छा तो आप इसमें भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों सीख लो। अब बात करते हैं कि देखो 3 चीज़ तो आपको आना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। अब आप अगर आपको पाइथन में वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है, जावास्क्रिप्ट में करनी है, तो यहाँ पे एक टर्म होता है दो टर्म होता है, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, ठीक है ना। मैं जानता हूँ 2 टर्म, ठीक है ना। तो मर्न जो स्टैक होता है इसमें एम का मतलब होता है मैंगो डीबी, और ई का मतलब होता है एक्सप्रेस जेएस, आर का मतलब होता है रिएक्ट जेएस, एन का मतलब होता है नोड जेएस। ये 4 लैंग्वेज अगर आपको आ गई, 4 चीज़ें आ गई इसमें, जो मैंगो डीबी है, मोंगो डीबी है, एक्सप्रेस जेएस है, रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, 4 चीज़ें आ गई तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है ना। चाहे आप मीन स्टैक का यूज कर लें, ठीक है ना। मीन स्टैक में एम का मतलब मोंगो डीबी होता है, ई का मतलब एक्सप्रेस जेएस, ए का मतलब एंगुलर जेएस होता है, एन का मतलब नोड जेएस, मतलब एक ही चीज़ चेंज है यहाँ पे, ए या आर, ठीक है, मतलब एंगुलर या रिएक्ट। लेकिन रिएक्ट ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, एंगुलर जेएस या रिएक्ट जेएस या व्यू जेएस, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो मर्न स्टैक फॉलो कर दो, ठीक है ना। मीन का मतलब मीन में मैं नहीं बिलीव करता कि मीन आप सीखो, मर्न स्टैक ज़्यादा पॉपुलर अभी चल रहा है तो आप यही फॉलो करो। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज है, एंगुलर और रिएक्ट, लेकिन रिएक्ट ज़्यादा डिमांड है कंपनी में, चाहे ज़्यादा पॉपुलर है अभी, तो मैं बोलूँगा कि आप मर्न स्टैक ही सीखो, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो मर्न स्टैक आपको सीखना है, यानी मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट में। लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज में आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, चाहे वेब डेवलपमेंट का मतलब आप दिमाग में भी सोचते हो ना, तो 3 चीज़ जरूर आना चाहिए आपको, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जो आप फर्स्ट में HTML ही सीखना, सेकंड में आप CSS सीखना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखना, ठीक है। ये कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे में, लेकिन HTML में आप अगर कुछ करना चाहते हो तो CSS आपको आना ही चाहिए। ये दोनों मतलब अलग अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों मतलब एक तरह से रिलेटेड चीज़ है। ये आप सीखते हो तो ये आप जरूर सीखना, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे HTML में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो मर्न स्टैक का मेरा रिकमेंडेशन है, आप मर्न स्टैक फॉलो करो, ठीक है ना। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, ठीक है। चलिए हो गया, ये वेब डेवलपमेंट का करियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप करियर बनाना चाहते हो तो आप पाइथन यूज कर सकते हो। पाइथन में फ्लेट फ्रेमवर्क है जो अभी डेवलपिंग फेज में है, मैंने इस पर भी एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इंट्रो मतलब इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है ना। और पाइथन में क्यूई भी है, क्यूई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना। फ्लैट फ्रेमवर्क का भी डेवलपिंग फेज में है तो इसके बारे में ज़्यादा बात हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डार्ट। ज़्यादा जो पॉपुलर है मोबाइल एप्लीकेशन में जावा है और डार्ट है, ठीक है ना। डार्ट में अभी ये फ्लटर, ठीक है ना। डार्ट अभी मतलब नया लैंग्वेज है, ज़्यादा पुराना लैंग्वेज है नहीं, शायद 4-5 साल पहले आया हुआ, उतना मुझे पता नहीं है। लेकिन डार्ट में मैंने फ्लटर के बारे में मैंने मतलब काम किया, बहुत सारा एप्लीकेशन मैंने फ्लटर में बनाया हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि फ्लटर मतलब बहुत अच्छा है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा खासा मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो आप फ्लटर का यूज करो। और जो फ्लटर है ना, ये एंड्रॉयड और iOS एक ही कोड बेस में बना देता है, मतलब एक कोड आप लिखो और दोनों प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। लेकिन जावा में जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो जावा का यूज करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं वो केवल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में ही काम करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको iOS बनाना है एंड्रॉयड स्टूडियो में तो उसके लिए अलग से आपको कोड लिखना रहता है, ठीक है ना। उसमें आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है,
ओके। तो अगर आप जावा में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो का वहाँ पे यूज होता है, लेकिन जो एप्लीकेशन यहाँ पे बनते हैं उनके मतलब वो केवल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं। अगर उन्हें एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म पे काम करवाना है तो उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ता है, लेकिन डार्ट में ऐसा नहीं होता। डार्ट में मतलब डार्ट नहीं, सॉरी, फ्लटर में। डार्ट मतलब एक क्या है कि फ्लटर का मतलब फ्लटर में जो लैंग्वेज यूज होता है उसका लॉजिक लिखने के लिए वो डार्ट का यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बात कर दिया। डार्ट को मैनेज करता है गूगल। जो गूगल है ये डार्ट को उसने ही बनाया हुआ है, मतलब उनके टीम ने बनाया हुआ है ये डार्ट लैंग्वेज को, और उन्हें इसे मतलब मैनेज भी करते हैं गूगल वाले, ठीक है। तो इसमें फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, और अच्छा खासा मतलब अभी पॉपुलर एकदम अच्छा मतलब एकदम पॉपुलर होते जा रहा है ये फ्लटर जो है, बहुत पॉपुलर मतलब होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। एंड्रॉयड को कितने लोग तो क्विट ही कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल मतलब बहुत लोग यूज करते हैं। iOS तो बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, क्योंकि iOS थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए। तो ये डेड नहीं हुआ, लेकिन फ्लटर आप सीखो। फ्लटर में आप एक ही कोड बेस में iOS और एंड्रॉयड दोनों का कोड लिख सकते हो, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन बनाओ, दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड आपको करूँगा डार्ट, ठीक है ना। आप डार्ट यहाँ पे सीखो, और डार्ट से रिलेटेड आप फ्रेमवर्क फ्लटर सीखो। शायद पता नहीं फ्रेमवर्क की क्या है ये, लेकिन हाँ फ्रेमवर्क ही एक तरह से बोलो, ठीक है ना। फ्लटर है, फ्लटर आप सीखो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट नेटिव है, तो मैं रिएक्ट नेटिव सीखा नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट नेटिव का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हो। लेकिन ज़्यादातर रिएक्ट नेटिव का यूआईज बनाने के लिए यूज होती है, यूजर इंटरफेस, लॉजिक के लिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए इन सारी लैंग्वेजेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड यही चीज़ करूँगा, डार्ट। और पाइथन में अगर फ्लैट फ्रेमवर्क अच्छे सा बिल्ड हो जाता है और मतलब अच्छा खासा इसमें फंक्शनलिटी होता है तो अच्छा है ये फ्लैट फ्रेमवर्क, ठीक है ना। फ्लैट फ्रेमवर्क को मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लेना वहाँ पे जाके, चाहे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है। फ्लैट आप सर्च कर लेना गूगल पे, वहाँ से आप देख लेना कि क्या मतलब अच्छा खासा है या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये डेवलपिंग फेज में है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। सी भी है, C++ का भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज होता है बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो मैं जानता हूँ इतना, पाइथन में जो है, पाइथन में PyQt5 है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। फ्लैट फ्रेमवर्क जो है ये तीन मतलब चीज़ें बनाने के लिए यूज होती है। वेब मतलब एप्लीकेशन भी आप इससे बना सकते हो एक ही कोड बेस से, ठीक है ना। और आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। लेकिन अभी ये फ्लैट फ्रेमवर्क डेवलपिंग फेज में है, तो यहाँ पे अभी शायद ये डेस्कटॉप और वेब के लिए अभी ये मतलब काम करता है। अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए शायद नहीं आया हुआ, अब पता नहीं, मतलब मैं 1-2 महीने पहले ये नहीं हुआ था ऐसा, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये नहीं आया हुआ था फ्लैट फ्रेमवर्क। अभी पता नहीं क्या हुआ है इसमें, मतलब प्रोग्रेस, मतलब अभी तो ये डेवलपिंग फेज में है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप मतलब अभी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, कि फ्लैट फ्रेमवर्क में आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है ना। और PyQt5 है, टिक इंटर बहुत अच्छा मतलब है, ठीक है ना। इसमें आप अच्छा खासा एप्लीकेशन बना सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है ना। और PySimple GUI है, PySimple GUI है, ये छोटा मोटा अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको बनाना है तो PySimple GUI का आप यूज कर सकते हो। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज़ है डार्ट, फ्लटर, ठीक है ना। फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यूज आता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकता है ये, और वेब एप्लीकेशन भी बना सकता है एक ही कोड बेस से, फ्लैट फ्रेमवर्क के जैसा, ठीक है ना। फ्लैट फ्रेमवर्क तो अभी हटाओ क्योंकि ये डेवलपिंग फेज में, लेकिन यहाँ पे फ्लटर जो एस्टेब्लिश है, मतलब अभी इसका यूज भी होता है। तो ये मतलब ज़्यादा पॉपुलर तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको डार्ट लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। डार्ट लैंग्वेज आप जरूर सीखना, मतलब आप अगर आप शुरू में सीख रहे हो, मतलब आप बिगिनर हो, तो आप तो सी में आप पाइथन में कोई सीखो, जो मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन आप अगर आपके पास समय होगा तो आप डार्ट जरूर सीखना, डार्ट बहुत अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड फ्लटर जरूर सीखना। देखो डार्ट बनाया ही गया था मतलब फ्लटर के लिए, ठीक है ना, मतलब डार्ट स्पेशली फ्लटर के लिए ही यूज होता है, लेकिन इसमें और कुछ भी कर सकते हो आप डार्ट में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्पेशलिटी है इसकी, वो चीज़ आप मतलब उसके लिए आप यूज करो इसको।
और उसमें सी शार्प में भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ सी शार्प में डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में। सी शार्प तो लैंग्वेज में जानता हूँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है, लेकिन इसमें मैंने कभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया नहीं है, ना उसके लिए मैंने यूज किया सी शार्प को। सी शार्प को मैंने यूनिटी में यूज किया हुआ है, तो उसके लिए मैंने यूज किया हुआ है सी शार्प को, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मैंने यूज नहीं किया। लेकिन जानता हूँ कि इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते हो, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। 10-15 लैंग्वेज जानने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट में यही चीज़ आपको कहूँगा कि ज़्यादा लैंग्वेज के चक्कर में आप मत पड़ो, 1-2 लैंग्वेज उठाओ आप और अच्छे से उसको मास्टर करो, ठीक है ना। मास्टर अगर नहीं करते हो तो उससे रिलेटेड डाटाबेस जरूर सीखो, ठीक है ना। केवल लैंग्वेज सीखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। उससे रिलेटेड आप डाटाबेस या नेटवर्किंग, मतलब डाटाबेस तो जरूर सीखना, उसके बाद ही मतलब आपको जो पसंद हो सीखना, ठीक है। तो हो गया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।